पॉपुलेशन वाली कंट्री के बीच सीमा है और दोनों के पास ही बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन्स हैं। इसीलिए इस कॉन्फ्लिक्ट के परिणाम साउथ ईस्ट एशिया से कहीं आगे तक फैला हुआ है, जैसे कि मेरे पड़ोसी काल के साथ मेरे बॉर्डर पर भी हो सकता है। लेकिन वास्तव में ये दोनों जायंट्स 4000 मीटर की ऊंचाई वाले इस दुर्गम ठंडे क्षेत्र में किस लिए लड़ रहे हैं, जो स्ट्रेटेजिकली इतना इम्पोर्टेंट है, और वो डंडों और पत्थरों से क्यों लड़ रहे हैं जब उनके पास काफी अच्छी राइफल्स हैं। और हम इंडिया और चाइना के बीच सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? Hit the like button and let's get started. जयदेव रानाडे, फॉर्मर सिक्योरिटी एडवाइजर का मानना है कि वो इस सच को जानते हैं कि चाइना रिसेंटली इस क्षेत्र में ज्यादा एग्रेसिव क्यों हो गया है। It's because Xi Jinping क्योंकि शी जिनपिंग को अपने न्यू चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। ये शी जिनपिंग के पिछले एक दशक में $65 बिलियन की सबसे महंगी बेल्ट और रोड प्रोजेक्ट है। जब आप बेल्ट और रोड के बारे में सुनते हैं तो अन्य सभी प्रोजेक्ट्स इसकी तुलना में कुछ भी नहीं है। show compared to this. क्योंकि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर या सीपैक मिडिल ईस्ट में वेस्ट चाइना में प्रवेश करने के लिए ऑयल ट्रांसपोर्ट के लिए एक नया 10,000 किलोमीटर छोटा रास्ता जोड़ देगा। To enter Western China. ये यूनाइटेड स्टेट नेवी को अवरुद्ध करने और उनकी एनर्जी सप्लाई में कट करने के लिए चाइना की एकमात्र सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी को खत्म कर देगा। सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, हालांकि सीपैक पाकिस्तान के साथ इंडिया के डिस्प्यूटेड बॉर्डर के कुछ ही किलोमीटर दूरी पर स्थित है और मामले को बदतर बनाने के लिए ये मार्ग पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के अंदर स्थित है। इसीलिए सड़कें और रेलवे सीधे उसी क्षेत्र से होकर गुजरती है जिस पर इंडिया ने अपना दावा किया है। ये ऐसा होगा जैसे कि मेरे पड़ोसी कार्ल ने हमारे यार्ड के बीच उस अजीब जगह में अपने ड्राइववे को एक्सपैंड करना स्टार्ट कर दिया है, जिसके बारे में हम श्योर नहीं है कि यहाँ का ओनर कौन है, लेकिन हम इस बात पर एग्री थे कि वहाँ हम में से कोई भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं करेगा। इंडिया के मुताबिक ये प्रोजेक्ट इलीगली ऑक्यूपाइड टेरिटरी में बनाया जा रहा है, इसीलिए इंडिया के पास चाइना के लिए स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट इस ट्रेड रूट से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर स्थित हजारों सोल्जर्स है। सितंबर 2020 में इंडिया के रक्षा कर्मचारियों के प्रमुख ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पाकिस्तान के साथ चाइनीज इकोनॉमिक कोऑपरेशन के साथ साथ इंडिया द्वारा हाई लेवल की तैयारी के लिए जारी मिलिट्री, इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक सपोर्ट को बताते हुए इस प्रॉब्लम को स्वीकार किया है। भारत से मेरी फेवरेट कहावतों में से एक ये है, Where the needle goes, the thread follows। मुझे लगता है कि सीपैक ने सीमा पर तनाव को बढ़ा दिया है, क्योंकि 2021 में चाइनीज बिल्डअप के जवाब में इंडिया ने क्षेत्रों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए 50,000 एडिशनल ट्रूप्स को चाइना के साथ अपने बॉर्डर में शिफ्ट कर दिया है। उन्होंने चाइना के खिलाफ रक्षा को प्रायोरिटाइज करने के लिए पाकिस्तान के साथ अपने वेस्टर्न बॉर्डर से 20,000 सोल्जर्स और 6 आर्मी डिवीजन को ले जाकर ऐसा किया है। इसके बजाय ये 2020 में बल की ताकतों में 40% इंक्रीज को रिप्रेजेंट करता है। हालांकि चाइना ट्रूप की संख्या बढ़ा रहा है और भारत के साथ बॉर्डर की जांच कर रहा है। उम्मीद है कि नई दिल्ली ठीक यही करेगी और अपनी सेना को पाकिस्तान से लगी सीमा से दूर खींच लेगी, जिससे उनके महत्वपूर्ण चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के पास सैनिकों की संख्या कम हो जाएगी। लेकिन हम मेजर स्ट्रेटेजिक रीजन को एड्रेस करना भूल रहे हैं कि चाइना और इंडिया दोनों को अपनी सीमा पर एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री प्रेजेंस क्यों रखनी है। H2O, गॉड स्वीट रिफ्रेशिंग वाटर, जो भी इस क्षेत्र को कंट्रोल करता है, उसका चाइना की महान नदियों यांगतांग और मैकोंग नदी पर कंट्रोल होता है, जो साउदर्न चाइना में 500 मिलियन से ज्यादा लोगों को पानी सप्लाई करती है। China with water. That's a Chinese thirst trap if I ever saw one. This is why Tibet is known as China's water tower. अगर मैंने ये कभी देखा है तो ये एक चाइनीज थ्रस्ट ट्रैप है। यही रीजन है क्योंकि चाइना में पानी के उपयोग की मात्रा यूनाइटेड स्टेट्स के बराबर है, सिवाय इसके कि उनकी पॉपुलेशन 5 गुना बड़ी है। जब आप इसे निष्पक्ष पूरे जियोपॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो चाइना कभी भी भारत को हाइपोथेटिकली भी अपनी सीमा पर अपना वाटर सप्लाई कंट्रोल करने की स्थिति में नहीं आने देगा। ये इस कारण का हिस्सा है क्योंकि चाइना ने 1950 में तिब्बत पर अटैक किया और उनके लाखों लोगों को मार डाला, उनकी गवर्नमेंट को उखाड़ फेंका और क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। हाँ, ये वही कम्युनिस्ट चाइना है जिसके बारे में लोग कहते हैं कि उनका कोई कॉलोनियलिस्ट या एक्सपेंशनिस्ट गोल्स नहीं है। मैंने जर्नलिस्ट टिम मार्शल द्वारा प्रिजनर्स ऑफ जियोग्राफी नाम की एक बुक पढ़ी जो कि इस एस्पेक्ट में डाइव करता है। इसमें टिम का कहना है कि तिब्बती इंडियन बॉर्डर को चाइना द्वारा कंट्रोल करने की जरूरत है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से और जियोपॉलिटिक्स के फियर से। इस बात से उनका ये मतलब था कि अगर चाइना ने तिब्बत को कंट्रोल नहीं किया तो ये संभावना है कि इंडिया इसे कंट्रोल करने का ट्राई करेगा। इस मूव का एक सेकंड पर्पस था इंडिया को तिब्बती पठार की ऊंचाइयों में कमांडिंग पोजीशन हासिल करने से रोकना, जिसका यूज चाइनीज हार्टलैंड में पुश करने के लिए किया जा सकता था। चलिए एक पल के लिए तिब्बत पर चाइना के इन्वेजन के एथिक्स को अलग करते हैं और ये जियोग्राफिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया चाइना बॉर्डर पर स्थिति की रियलिटी है। Border from a geographic point of view.
नेशंस के बिहेवियर में नेचर और जियोग्राफी हमेशा एक रोल प्ले करती है, जो कि कहने के लिए नहीं, इसे सिर्फ समझने में मदद करती है। जब हम इसे इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इंडिया कभी इरादा करना चाहता है या चाइना के नदी के पानी के सप्लाई में कट करना चाहता है। बस ये मैटर करता है कि चाइना इंडिया को वो ऑप्शन होने से भी रोक रहा है। पानी के रिसोर्स पर कंट्रोल ये समझाने में मदद करता है कि क्यों इंडिया और चाइना के कंबाइंड 2,50,000 सैनिक सुदूर हिमालय के पहाड़ों में हर दिन जमा होते हैं। mountains every day. इंडिया चाइना को अपने वाटर कंट्रोल को हथियार बनाने से रोकना चाहता है। इंडिया और चाइना दोनों में इकोनॉमिक ग्रोथ और बड़ा पॉपुलेशन है, जो उनके वाटर सप्लाई पर तनाव बढ़ाती है। यहाँ दो प्रमुख नदियाँ ब्रह्मपुत्र और यारलॉन्ग टैंक प्रो है, जो अपनी डिस्प्यूटेड बॉर्डर को पार करती हैं, जिसे वो शेयर करते हैं। मुझे लगता है कि मैंने रिवर्स को न्यूक्लियर से ज्यादा बेटर प्रोनाउंस किया है। Nuclear? तिब्बती पठार दुनिया की आबादी के 1/5 हिस्से को पानी का सप्लाई करती है। चाइना द्वारा कंट्रोल तिब्बती पठार से 718 बिलियन क्यूबिक मीटर सहित जल बहता है। उस पानी का 48% इंडिया में बहता है। ये कहना कि पानी इंडिया के लिए महत्वपूर्ण है एक अंडरस्टेटमेंट होगा। It would be an understatement. गर्मियों के दौरान पानी एक ऐसी चीज है जो कि इंडिया में गोल्ड की तरह कीमती है। Gold in India, according to the वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग ऐसा इसलिए है क्योंकि इंडिया में दुनिया की आबादी का 18% है, लेकिन इसके वाटर रिसोर्स सिर्फ 4% है। वो दुनिया की सबसे ज्यादा वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री है। मामले को और बदतर बनाने के लिए चाइना रिवर्स के अपस्ट्रीम की स्थिति में है, ताकि वो इंडिया के डाउनस्ट्रीम में पानी के प्रवेश को कंट्रोल कर सके। चाइना ने 2022 में घोषणा की कि वो ऐसा करने के लिए 300 मीटर ऊंचे एक मेगा डैम का निर्माण करेंगे। क्या हम फ्यूचर में वाटर वॉर देखने जा रहे हैं? शायद नहीं, लेकिन ये इंडिया के बॉर्डर पर तनाव के हिस्से को समझाने में मदद करता है। India's border. It's because Chinese ऐसा इसीलिए है क्योंकि चाइनीज फोर्सेस धीरे धीरे आगे की ओर अतिक्रमण कर रही है, जिससे फ्रीजिंग हाई माउंटेन बॉर्डर्स पर झड़प हो रही है, जिसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के लैग के रूप में जाना जाता है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्या है? प्रेजेंट के इंडिया और चाइनीज बॉर्डर डिस्प्यूट की उत्पत्ति 1914 में हुई थी। उस समय चाइना गणराज्य, ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के प्रतिनिधि तिब्बत की स्थिति और चाइना और इंडिया के बीच की सीमा का निर्धारण करने के लिए एकत्रित हुए थे। सरप्राइजिंगली दुनिया के अलग अलग संस्कृतियों और हिस्सों के लोग एग्रीमेंट पर नहीं आ सके और चाइना तिब्बती ऑटोनॉमी से खुश नहीं था। China was not cool with Tibetan autonomy, so इसीलिए ब्रिटिश और तिब्बत ने अपनी ट्रीटी पर साइन किया, जिसने मैकमोहन रेखा की स्थापना की। ये 550 मील लंबी सीमा थी, जो हिमालय के माध्यम से इंडियन पहाड़ों तक फैली हुई थी। इंडिया मैकमोहन लाइन को दो नेशंस के बीच ऑफिशियल बॉर्डर बनाए रखता है, पर चाइना ने इसे कभी एक्सेप्ट नहीं किया। never accepted it. Whatever. This जो भी हो, अब से 100 साल बाद हमें परेशान करने नहीं आएंगे, राइट? 1947 में ग्रेट ब्रिटेन से इंडियन इंडिपेंडेंस और 1949 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना के बाद दो कंट्रीज ने तुरंत ही अपनी सीमा की स्थिति पर खुद को फिर से औट पाया। 1962 में वॉर स्टार्ट होने तक अगले दशक में तनाव बढ़ गया। out in 1962 during the Sino चीनो इंडियन वॉर के दौरान पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने इंडियन टेरिटरी में पहाड़ी पैसेज और टाउन्स पर कब्जा कर लिया। एक महीने की लड़ाई के बाद भारत में 1000 से ज्यादा कैजुअलिटीज ने सफर किया और चाइनीज साइड्स के केवल 800 कैजुअलिटीज की तुलना में 3000 लोगों को बंदी बना लिया गया। इस समय चाइनीज प्रीमियर ने पीएलए द्वारा कब्जा किए गए क्षेत्रों को शामिल करने के लिए सीमा को फिर से परिभाषित करते हुए सीज फायर की घोषणा की। फिर खींची हुई सीमा को 21 मील लंबी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के रूप में जाना जाने लगा। इसीलिए यहाँ वॉर होने का आइडिया अनप्रेसिडेंटेड है। idea of war breaking out here is not unprecedented. जबकि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल विवादित क्षेत्रों को अलग करती है। ये एक ऑफिशियल इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं है और न ही कंट्री इसके अलाइनमेंट पर सहमत है। 1960 और 2000 के दशक के बीच सीमा पर चीजें रिलेटिवली शांत थी, संभवतः इसीलिए क्योंकि इस दौरान दोनों साइड्स ने परमाणु हथियार विकसित कर लिए थे। इसीलिए कॉन्फ्लिक्ट की कीमत अनबेयरेबल हो गई। ये कुछ ऐसा है जैसे कि अगर मेरे पड़ोसी कार्ल और मैं दोनों ही जानते हैं कि अगर हम दोनों एक दूसरे से लड़े तो हमारे घर गिर जाएंगे। 2013 में ये बदल गया। चाइनीज और इंडियन दोनों प्लाटून ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास एक रिजिम मिलिट्री कैंप स्थापित किया। जल्द ही दोनों कैंप्स हैवी इक्विपमेंट्स और वेपन्स के साथ किलेबंदी करने लगे। 2017 में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के पार्ट के रूप में चाइना ने इंडिया के अलाय और नेबर भूटान में एक हाईवे बनाने की मांग की। भूटान के छोटे से नेशन की आबादी 10 लाख से भी कम है, फिर भी वो इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट और मेजर अलाय है। अगर चाइना यहाँ भूटान में अपना प्रभाव बढ़ाता है तो ये इंडिया को चारों ओर से अलायंस के साथ होकर स्ट्रेटेजिक एडवांटेज देगा। All sides. India इंडिया भूटान को एक महत्वपूर्ण बफर स्टेट मानता है जिससे न्यूट्रल रहना चाहिए। इसीलिए
यहाँ किसी भी चाइनीज कंस्ट्रक्शन और एक्टिविटी को इंडिया द्वारा संदेह की दृष्टि से देखा जाएगा। इंडिया को चाइनीज एक्सपेंशन का डर है और इसीलिए बुलडोजर्स चलाने वाले इंडियन फोर्सेस ने इस सड़क को नष्ट करने के इरादे से चाइनीज का सामना किया और रॉक्स को आगे पीछे फेंका गया और दोनों कंट्रीज भूटान की सड़कों पर चाइनीज सैनिक के कंस्ट्रक्शन को खत्म करने के बाद इस क्षेत्र से हटने पर सहमत हुए। फिर मई 2020 में एक बार फिर से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हालात फिर से हिंसक हो गए, लेकिन ये मॉडर्न डे नहीं बल्कि 1400 के दशक के एक सीन की तरह क्यों दिखता है? ऐसा इसीलिए है क्योंकि 1996 की सीमा संधि बॉर्डर से 2 किलोमीटर अंदर फायर आर्म्स या डिटोनेट एक्सप्लोजिव पर प्रतिबंध लगाती है। Kilometers, 1.2 miles from the border. So soldiers engage. इसीलिए सोल्जर्स हैंड टू हैंड फाइट करते हैं या इसके बजाय रॉक्स या क्लब से लड़ते हैं। जिसने भी एग्रीमेंट लिखा उसने श्योरली ये सोचा होगा कि हमने उनके हथियार ले लिए, अब लोग नहीं लड़ेंगे, जो मुक्के का सहारा लेने के लिए काफी पागल हो गए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लड़ाई सीरियस नहीं है। इसने 4 पीएलए सोल्जर्स और इंडियन आर्म्ड फोर्सेस KIA के 20 मेंबर्स और 70 से ज्यादा को घायल कर दिया। झड़प हमेशा 14,000 फीट 4,000 मीटर तक की ऊंचाई पर होती है, 9 डिग्री फ़ारेनहाइट के टेम्परेचर में, जहां नेगेटिव 12 डिग्री सेल्सियस होती है। हिमालय के पहाड़ों में लड़ना पूरी तरह से पृथ्वी पर सबसे हार्डेस्ट एनवायरनमेंट में से एक है। लेकिन इस क्षेत्र के अपने स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के कारण दोनों कंट्रीज ने इनहॉस्पिटेबल बॉर्डर पर हजारों रीइंफोर्समेंट भेजे हैं। On the inhospitable border. इसीलिए जब 2 किलोमीटर पीछे पैदल सेना की लड़ाई होती है तो उनके पास उनकी सभी राइफल्स, एमो टैंक्स और आर्टिलरी होती है और उनके पास इंतजार होता है अगर चीजें बिगड़ती हैं। दिसंबर 2022 में यूनाइटेड स्टेट की सेना एलिजिली एक क्लैश में शामिल हो गई जिसमें चाइनीज मिलिट्री पीछे हट गई। This piece of information was brought to my attention by Robert Morris, former attorney behind the YouTube channel Mo Freedom Foundation. Apparently, जाहिर तौर पर यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री इंटेलिजेंस ने क्लैश के दौरान इंडिया को अनप्रेडिक्टेड लाइव इंटेलिजेंस और सैटेलाइट अपडेट प्रोवाइड किया। इंडिया को बढ़त देने वाली स्थिति के एडवांस नॉलेज के कारण इंडियन फोर्सेस चाइना का वेट कर रहा था। सीमा पर चाइना की सेना के निर्माण का एक महत्वपूर्ण कारण ये है कि भारत ने यूनाइटेड स्टेट मिलिट्री के साथ कोऑपरेशन बढ़ाया है। cooperation with the United States military. बॉर्डर पर प्रत्येक वायलेंट अटैक में भारत और चाइना दोनों मानते हैं कि दूसरे की ही गलती है। ये संभवतः एक सहमत सीमा की कमी और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की अनडिफाइंड हाईली कंटेस्टेड लाइन से आया है। Highly contested line of actual control. Since the 2010 के बाद से चाइना बॉर्डर पर एयरपोर्ट्स, हेलीकॉप्टर, रोड्स, रेलवे के कंस्ट्रक्शन और अपग्रेडिंग में लगा हुआ है। विशेष रूप से बीजिंग और तिब्बत क्षेत्र को जोड़ने वाला G695 हाईवे जो सैनिकों की आसान तैनाती को अनुमति देता है। नई दिल्ली अपने हिस्से के लिए विवादित क्षेत्रों में फैले हुए सैनिकों की तेजी से मदद करने के लिए सुरंगों, सड़कों और पुलों का निर्माण कर रहा है। faster. One of the main projects is the मेन प्रोजेक्ट्स में से एक टनल है जो 4000 मीटर की ऊंचाई पर पहाड़ों को काटती है। समय का कोई भी हाथ नहीं पकड़ सकता, ये भारत की एक कहावत है जो मुझे लगता है कि यहाँ पर फिट बैठती है, क्योंकि ये हमें याद दिलाता है कि हम अतीत को नहीं बदल सकते हैं, पुरानी संधियों को दोबारा नहीं लिख सकते हैं। हम सिर्फ इतना ही कर सकते हैं कि स्थिति जैसी है उसके साथ यहाँ और अभी ठीक रहे। 2013 और 2022 के बीच चाइना ने मलेशिया, कजाकिस्तान और बोलीविया में $11 बिलियन वर्थ की बेल्ट और रोड प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया। इस बीच दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने उसी समय पाकिस्तान कॉरिडोर में 46 बिलियन से 65 बिलियन डॉलर का ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है। $1 billion. This specific ये विशेष प्रोजेक्ट चाइना को यूरोप, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के साथ और आसानी से जोड़ेगी। चाइना ने पाकिस्तान के साउथ में स्थित ग्वाडर पोर्ट में भी काफी इन्वेस्ट किया है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, जब चाइना और पाकिस्तान 2013 में CPEC पर सहमत हुए थे, तब ग्वाडर पोर्ट पर कंट्रोल चाइनीज ओवरसीज पोर्ट होल्डिंग कंपनी को ट्रांसफर कर दिया गया था, जिससे पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को प्रभावित रूप से ग्वाडर पर 40 साल की लीज है। पोर्ट चाइना को इंडियन ओशन तक आसान पहुँच प्रदान करेगा, जहाँ से इंडिया के ऑयल इम्पोर्ट का 2/3 हिस्सा गुजरता है। ये रूट मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच मलक्का स्ट्रेट को बाईपास करता है। करेंटली मलक्का स्ट्रेट चाइना के लिए यूरोप, अफ्रीका या मिडिल ईस्ट से ऑयल का सप्लाई पाने और करने का सबसे फास्ट तरीका है, और पीपल्स रिपब्लिक के शिप को उस तक पहुंचने के लिए हेविली यूएस पेट्रोल साउथ चाइना सी से गुजरना होगा। China Sea in order to reach it. In the event of a war with इंडिया या यूनाइटेड स्टेट और उनके अलाइज मिलिट्री नेवल शिप के साथ वॉर की स्थिति में मलक्का स्ट्रेट को ब्लॉक करना चाइना के एनर्जी एक्सेस को यूजुअली कम करने का एक क्विक वे होगा। इस प्रॉब्लम को चाइना लीडरशिप में मलक्का डिलेमा के रूप में जाना जाता है, क्योंकि ये स्ट्रेट अपने सबसे नैरो लोकेशन पर केवल 1.7 मिलियन की दूरी पर है और चाइना को इस छोटे से खंड के माध्यम से अपने ऑयल का 85% इंपोर्ट करने की जरूरत है। स्ट्रेट के माध्यम से मिडिल ईस्ट से चाइना तक का शिपिंग रूट 12,000 किलोमीटर लंबा है। CPEC मरीन टाइम जर्नी को सिर्फ 2,000 किलोमीटर कर देगा। हालांकि CPEC पर चाइना के अनुभव के साथ एक इंडियन कहावत अच्छी तरह से फिट बैठती है। CPEC though, when you haven't asked for a friend, expect nothing but kicks। क्योंकि प्रोजेक्ट पाकिस्तान में सिक्योरिटी प्रॉब्लम से ग्रस्त है, जहां पाकिस्तान के आतंकी संगठन इस पर अक्सर हमले करते रहते हैं।
चाइना ने पाकिस्तान से सी पैक चाइनीज वर्कर्स की सिक्योरिटी के लिए पाकिस्तान में अपने खुद के 500 सैनिकों को भेजने की अनुमति का भी रिक्वेस्ट किया। पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट को अस्वीकार कर दिया, लेकिन चाइनीज मजदूरों की सुरक्षा के लिए अपने पर्सनल सिक्योरिटी के 12,000 एलोकेट किए। ये मुझे उस समय की याद दिलाता है जब मेरे पड़ोसी कार्ल ने मुझे अपने लॉन की घास काटने से रोकने के लिए प्राइवेट सिक्योरिटी को काम पर रखा था। चाइना इंडिया बॉर्डर की उत्पत्ति खराब तरीके से खींची गई सीमाओं के कारण हुई है, जो इस क्षेत्र के लोगों में भूगोल पर विचार करने में विफल रही। घातक सीमा संघर्ष के बाद भारत और चाइना दोनों ने बाहरी रूप से अपने सीमा विवाद को दूर करने में इंटरेस्ट दिखाया। भले ही चाइना, जिसे वेस्टर्न इंपेरियलिज्म के रूप में देखते हैं, उसका कड़ा विरोध करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में इसकी कार्रवाई 21वीं सदी के लिए उपयोग कोलोनियलिज्म के ज्यादा सूक्ष्म संस्करण को दिखाती है। 2023 तक चाइना के पास पाकिस्तान